मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय साथियों और प्रिय भाइयों और बहनों, आज की कक्षा में हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आज जो है हम लोग देखेंगे कि स्त्री शिक्षा या महिला शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो है एक कॉपी और पेन ले लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए और जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करेंगे उसके बारे में आप खुद अपना इवैल्यूएशन करिएगा, साथ ही साथ में कि जो है आपके कितने अंक प्राप्त होते हैं, आपका कुल जो है स्कोर क्या आता है, इसके लिए आप अपना खुद से जो है सेल्फ चेक आप लोग करिएगा। तो इसके लिए कृपया आप लोग अपने साथ एक पेन और पेपर भी रख लीजिए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे दोस्तों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व अभी तक आप लोगों में से, आप लोग प्यारे भाइयों और बहनों में से, आप लोग प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय मित्रों में से, प्रिय साथियों में से अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों के साथ, प्यारे भाइयों और बहनों के साथ, प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जल्द से जल्द जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है वह प्रश्न है कि स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व हैं। आपके सामने जो विकल्प है, आपके लिए विकल्प है, पहला समाज का संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा शिक्षा का अनुचित या अपर्याप्त व्यवस्था, तीसरा भारतीय परंपरा और चौथा उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने विमेंस एजुकेशन के बारे में, विमेंस एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आपके सामने विकल्प है कि स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, समाज का संकुचित दृष्टिकोण अवश्य बाधक है, शिक्षा का अनुचित व्यवस्था या शिक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था यह भी बाधा ही है। हमारी भारतीय परंपरा से अभिप्राय है कि जो हमारी भारतीय संकुचित दृष्टिकोण है, जो संकुचित परंपराएं चलती आ रही हैं, या फिर जो भारत में, हमारे देश में जो है जो पुरुष सत्तात्मक जो व्यवस्था चली आ रही है, तो यह भी क्या है, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बाधक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो उत्तर होना चाहिए वो उत्तर क्या होना चाहिए, वो उत्तर होना चाहिए उपरोक्त सभी या द डी वाला ही हमारा उत्तर होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व क्या हैं? समाज का संकुचित दृष्टिकोण, शिक्षा का अनुचित या अपर्याप्त व्यवस्था और भारतीय परंपरा, और ये सभी जो है बाधक हैं। इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ? द ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों का जो है उत्तर ये सही रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न था और 100% आप लोगों का, सभी लोगों का उत्तर यह सही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकेंड वन इज, मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। यह कथन किस विद्वान का है? प्रिय विद्यार्थियों, मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा, यह कथन किस विद्वान का है? आपके विकल्प हैं, पहला डॉक्टर राधाकृष्ण, सेकंड नेपोलियन, सी लिंकन एंड नेक्स्ट
डी इज राजेंद्र प्रसाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने इस कथन को अच्छे से पढ़ा है, इस कथन के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। कथन है कि मुझे सुशिक्षित माताएं दो और मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। आप अपने अपने उत्तर जल्दी से लगा लीजिए। क्या होगा इसका उत्तर? अ डॉक्टर राधाकृष्ण होगा, बी नेपोलियन होगा, सी लिंकन होगा या डी राजेंद्र प्रसाद होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने पढ़ा है इस कथन को। क्या डी राजेंद्र प्रसाद है? नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्ण है? नहीं है। लिंकन जी हैं? लिंकन जी भी नहीं। इसका उत्तर क्या है? नेपोलियन ने कहा था, या नेपोलियन का कथन है कि मुझे सुशिक्षित माताएं दो और मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर जो है आपका कौन सा उत्तर सही होगा? द आंसर नंबर बी, नेपोलियन। बी जो नेपोलियन है यह विकल्प सही है। तो मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा, इसका विकल्प बी सही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का उत्तर भी सही आया होगा। आप सभी लोग जो है चैटिंग के माध्यम से भी अपने आंसर्स को दे सकते हैं। आप चैटिंग में भी आप अपने आंसर्स को देते रहिए, साथ साथ अपने पेन और पेपर जो लिए हैं आप अपने स्कोर को भी नोट करते रहिए कि आपका क्या स्कोर आता है, किन किन प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाते हैं। तो इससे आपका जो है सेल्फ चेक भी हो जाएगा, आपको अपनी जानकारी, आपकी जो तैयारी है उसकी स्थिति का भी पता चलेगा। और साथ ही साथ आप चैट बॉक्स में अपने उत्तर को भी देते रहिए, तो उससे हमें भी पता चलता रहेगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड वन। ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता था? प्रिय विद्यार्थियों, इसके जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं आपके सामने, पहला विकल्प है ब्रिटिश काल की विदुषी महिलाओं को, दूसरा विकल्प है मुस्लिम काल की विदुषी महिलाओं को, सी विकल्प है बौद्ध काल की विदुषी महिलाओं को, और डी विकल्प है वैदिक काल की विदुषी महिलाओं को। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने जब विमेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा, और उसमें विमेंस एजुकेशन में हम लोगों ने जब प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था, उस समय हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मवादिनी किसे कहते थे। तो क्या ब्रिटिश काल की विदुषी महिलाओं को कहते थे? नहीं, ब्रिटिश काल की विदुषी महिलाओं को नहीं कहते थे। मुस्लिम काल की विदुषी महिलाओं को कहते थे? नहीं कहते थे। बौद्ध काल की विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था? नहीं। तो फिर हमारा आंसर क्या हो रहा है? हमारा आंसर डी, द उत्तर जो है वो सही उत्तर होगा। वैदिक काल की विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों में से किसका किसका उत्तर डी सही है, आप चैट के रूप में अपने उत्तर को दीजिए। साथ ही अपने आंसर्स को नोट भी करते रहिए कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के आंसर डी ही होंगे। तो इसका उत्तर डी है कि वैदिक काल की विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में कब तक बनी रही? प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने चौथा प्रश्न है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में कब तक बनी रही? आपके विकल्प हैं, आपकी स्क्रीन पर विकल्प है। पहला 500 ईसा पूर्व तक, बी 300 ईसा पूर्व तक, सी 200 ईसा पूर्व तक, और डी 1000 ईसा पूर्व तक। प्रिय विद्यार्थियों, हमें पूरा यकीन है कि आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा होगा। आप चैट बॉक्स में जल्दी से जो है अपने उत्तर को टाइप करिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। क्या होगा उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में कब तक थी? क्या 500 ईसा पूर्व तक थी? नहीं। 300 ईसा पूर्व तक थी? नहीं। 1000 ईसा पूर्व तक थी? नहीं। तो इसका उत्तर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, इसका आंसर है सी। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में 200 ईसा पूर्व तक बनी रही। 200 BC तक जो है वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप पर बनी रही थी, और उसके बाद फिर उसमें डिटेरियोरेशन होने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे जो है स्त्री शिक्षा का महत्व घटने लगा था। जैसे जैसे समाज में महिलाओं का महत्व घटने लगा, स्त्रियों का, बालिकाओं का महत्व घटने लगा, और बाल
विवाह को प्रोत्साहन मिलने लगा, वैसे वैसे जो है वैदिक काल में स्त्री शिक्षा जो है, स्त्री शिक्षा का महत्व घटने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर है सी। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में 200 ईसा पूर्व तक बनी रही। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में शिक्षा के अवसर थे। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन में बहुत सरल सवाल है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्राचीन काल में शिक्षा के अवसर किसके लिए उपलब्ध थे? विकल्प हैं आपके सामने। सामान्य स्त्रियों के लिए, मध्यवर्गीय स्त्रियों को, समाज के सभी वर्ग की स्त्रियों को, धनी मानी एवं कुलीन घरानों की स्त्रियों को। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आंसर्स को जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए, साथ ही साथ अपना आंसर्स को नोट भी करते रहिए कि आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जल्दी से सभी लोग जो है चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को टाइप करिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर? प्राचीन काल में शिक्षा के अवसर किसके लिए उपलब्ध थे? सामान्य स्त्रियों के लिए उपलब्ध थे? नहीं, सामान्य स्त्रियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं थे। मध्यम वर्गीय स्त्रियों के लिए थे? नहीं थे, मध्यम वर्गीय स्त्रियों के लिए भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं थे। समाज की सभी वर्ग की स्त्रियों के लिए उपलब्ध थे? नहीं थे। तो फिर क्या बचता है आंसर? प्रिय विद्यार्थियों, डी आंसर जो द आंसर है यही बच रहा है, यही सही होगा। क्या है? धनी मानी एवं कुलीन घरानों की स्त्रियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध थे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी वहाँ पे स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु जो धनी मानी कुलीन घराने के लोग थे, राजशाही परिवार के लोग थे, ऐसे परिवारों की महिलाओं की स्त्री की शिक्षा होती थी। और वो कहाँ होती थी? उनके घरों पर ही व्यवस्था होती थी। जो कुलगुरु हुआ करते थे वे घरों पर ही आकर के शिक्षा प्रदान करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन काल में शिक्षा के अवसर सामान्य स्त्रियों के लिए, समाज के सभी वर्ग की स्त्रियों के लिए या मध्यम वर्ग की स्त्रियों के लिए उपलब्ध नहीं थे, बल्कि किस के लिए उपलब्ध थे? धनी मानी एवं कुलीन घराने की स्त्रियों के लिए, राज परिवार की जो बालिकाएं होती थी उनके लिए ही सिर्फ शिक्षा का अवसर उपलब्ध था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के आंसर सही हैं। हमें लग रहा है कि आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न, ध्यान दीजिए। किसने कहा कि शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाएं केवल पुरुषों के लाभार्थ हैं और समस्त महिला जगत को विधि पूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अ है D.W. बेथून, बी लॉर्ड मैकाले, सी विलियम एडम और डी डेडी हेयर। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए। देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है, आप इस कथन से परिचित हैं कि नहीं है। जब हम लोग विमेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो इस कथन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जल्दी से आप सभी लोग अपने अपने आंसर को टाइप कर दीजिए और अपने आंसर्स को नोट भी करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। प्रिय विद्यार्थियों, कथन है कि शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाएं केवल पुरुषों के लाभार्थ हैं, समस्त महिला जगत को विधि पूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया। क्या यह कथन किसका है? D.W. बेथुन ने कहा था? नहीं। लॉर्ड मैकाले ने कहा था? नो, रॉन्ग आंसर्स। डेडी हेयर ने? नो। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या ऑप्शन बचता है? सी ऑप्शन बचता है, सी विलियम एडम। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर सी है, विलियम एडम ने। यह विलियम एडम का कथन है। विलियम एडम ने कहा था कि शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाएं केवल पुरुषों के लाभार्थ हैं और समस्त महिला जगत को विधि पूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया गया। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, इसका उत्तर है विलियम एडम, सी। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला स्कूल ईसाई मिशनरी रेवरेंड में चिनसुरा में कब स्थापित किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ वुमेन एजुकेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे विकल्प हैं। विकल्प नंबर ए है 1818 1818 में, 1820 में, 1895 में, 1845 में। है ए
1818, बी 1820, सी 1895 और डी 1845। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप अपने आंसर्स को जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए और साथ ही साथ आप नोट करते चलिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। वेरी गुड, बहुत सही। टाइप करिए, आप अपने आंसर्स को दीजिए, फिर हम देखते हैं सही है कि नहीं कि गलत उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, कहा जा रहा है, कथन है कि भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला स्कूल ईसाई मिशनरी रेवेंड में चिनसुरा में कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था प्रिय विद्यार्थियों? 1845 में ना, 1820 में ना, 1895 नहीं। कब स्थापित किया गया प्रिय विद्यार्थियों? 1818 में। तो आपका उत्तर ए आंसर सही है। इसका उत्तर जो है ए 1818 सही है। प्यारे भाइयों और बहनों, 1818 ईस्वी में पहला स्कूल ईसाई मिशनरी रेवरेंड में चिनसुरा में बालिकाओं के लिए स्थापित किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने आंसर्स को चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। 1819 में कैरे ने दूसरी बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया? प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, आपके विकल्प हैं ए बनारस में, बी श्रीरामपुर में, सी कानपुर में और डी पटना में। प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से अपने आंसर्स को दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए, अपने आंसर्स को नोट करिए। प्रश्न है 1819 में कैरे में दूसरा बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? हम लोगों ने अभी देख लिया, इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि 1818 में पहला बालिका विद्यालय जो है भारत में ईसाई मिशनरी द्वारा चिनसुरा में स्थापित किया गया था। अब आपके सामने प्रश्न आया है कि 1819 में कैरे ने दूसरी बालिका विद्यालय स्थापित किया, तो कहाँ स्थापित किया? आप जल्दी से अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। और आपके विकल्प हैं बनारस में, तो बनारस में हुआ था, नहीं हुआ था बनारस में। फिर सी है कानपुर में, तो कानपुर में भी नहीं हुआ था। और डी है पटना में, तो पटना में भी नहीं हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका विकल्प जो बी है दैट इज श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर कहाँ है? बंगाल में है। और ये आंसर आपका सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो आंसर है आंसर नंबर बी दैट इज श्रीरामपुर में, वो बी आंसर आपका सही है। आप अपने आंसर को चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1819 में कैरे ने दूसरी बालिका विद्यालय श्रीरामपुर में स्थापित की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 1849 में 1849 में जेईडी बैथ्यून ने बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया? प्रिय विद्यार्थियों, आपके विकल्प हैं, ध्यान दीजिए। ए लखनऊ में, बी बंबई में, सी बनारस में और डी कलकत्ता में। जल्दी से आप अपने आंसर्स को टाइप करिए, जल्दी से चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को टाइप करिए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। आप सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग इसके बारे में पढ़े हैं। वेरी गुड, जल्दी से आंसर टाइप करिए। प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि 1849 में बैथ्यून ने बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ में, तो क्या ये जवाब सही है? गलत है। बी है बंबई में, तो बंबई में भी नहीं स्थापित हुआ था। और सी है बनारस में, तो बनारस में भी नहीं स्थापित हुआ था। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहाँ स्थापित हुआ था? द ऑप्शन डी कलकत्ता में। तो ऑप्शन डी आपका सही है, कलकत्ता में। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1849 में बैथ्यून ने बालिका विद्यालय कलकत्ता में स्थापित किया था। आप लोग चेक करिए कि किसका किसका आंसर सही हुआ। और आप अपने अंक को भी नोट करते चलिए कि कितने प्रश्नों का जवाब आप सही दे पा रहे हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है? प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर विकल्प हैं। ए 1854 के उड़ के घोषणा पत्र में, बी मुदालियर आयोग, सी 1882 के हंटर कमीशन ने और डी कोठारी आयोग ने। तो
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी से इस प्रश्न के आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न है कि किस आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसने कहा था? 1854 कूट घोषणा पत्र में कहा गया था, ये बात नहीं कही गई थी। मुदालियर आयोग ने कहा था ना, कोठारी आयोग ने कहा था ना, तो कौन सा विकल्प बचा? सी विकल्प बचता है, 1882 के हंटर कमीशन ने यह कहा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सी आंसर है, स जो विकल्प है वो सही है। 1882 के हंटर कमीशन ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है। तो किसका किसका आंसर सही हुआ प्यारे विद्यार्थियों, आप चेक कर लीजिए अपने अपने आंसर्स को और हम लोग आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की? प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 11 कि 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना की? आपके विकल्प हैं, ए भंडारकर ने, बी महर्षि कर्वे ने, सी राजा राम मोहन राय ने और डी श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने उत्तर को जल्दी जल्दी दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही होता है। प्रश्न है कि 1904 में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल या सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? इसका पहला विकल्प है भंडारकर ने, तो भंडारकर ने किया था, गलत जवाब। महर्षि कर्वे ने ना, महर्षि कर्वे ने भी इस चीज़ की स्थापना नहीं की। राजा राम मोहन राय ने भी नहीं किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आंसर नंबर डी आपका सही है, श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है 1904 में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना बनारस में की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, द आंसर नंबर डी उत्तर सही है, श्रीमती एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर विकल्प आ रहा है। पहला विकल्प है 1916 में, दूसरा विकल्प है 1920 में, सी 1910 में और डी 1925 में। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने उत्तर को जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। वेरी गुड, जल्दी जल्दी टाइप करिए। प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज भारत में कब खोला गया? फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इंडिया में कब खोला गया था? विकल्प है आपके सामने, 1916 में, 1920 में, 1910 में और 1925 में। तो क्या 1925 में? ना। 1920 में? ना। 1910 में भी नहीं। कब खोला गया था प्रिय विद्यार्थियों? 1916 में। तो आपका जो विकल्प ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, 1916। जिन जिन लोगों का जवाब 1916 है, ए जो ऑप्शन है, जिन जिन लोगों का ए ऑप्शन है वो आंसर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, 1916 में भारत का सर्वप्रथम पहला महिला मेडिकल कॉलेज खोला गया था। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सही, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो पिछला प्रश्न था कि भारत में जो सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खोला गया वो 1916 में खोला गया, वो कहाँ खोला गया था? आपके विकल्प हैं बंबई में, कलकत्ता में, बनारस में और दिल्ली में। तो जल्दी से आप टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों, अपने आंसर्स को टाइप करिए और देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से आंसर को टाइप करिए कि आपका आंसर कौन सा है। ए बंबई में, बी कलकत्ता में, सी बनारस में और डी दिल्ली में। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि 1916 में जो है भारत में पहला लेडी हार्डिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये कहाँ किया गया था? क्या इसका आंसर सही है? बंबई सही है कि यह गलत है? बंबई गलत है। कलकत्ता में भी नहीं किया गया था, बनारस में भी नहीं किया गया। तो कहाँ किया गया प्रिय विद्यार्थियों? दिल्ली में। जिन जिन लोगों का
आंसर डी है वो आंसर सही है। द ऑप्शन डी इज राइट। दिल्ली में किया गया था प्रिय विद्यार्थियों। दिल्ली में सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज जिसका नाम था लेडी हार्डिंग कॉलेज, उसकी स्थापना 1916 में की गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग अपने आंसर्स को चेक करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन में अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विद्यालय SNDT कब खोला गया? प्रिय विद्यार्थियों SNDT श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे विमेन यूनिवर्सिटी जो भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय थी वो कब खोला गया था, यह है प्रश्न। और आपके सामने विकल्प है ए 1910 में, बी 1914 में और सी 1916 में, डी 1920 में। आप अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए। क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा प्रिय विद्यार्थियों? 1910 में गलत, 1910 में नहीं खोला गया, 1914 में भी नहीं खोला गया, 1920 में भी नहीं। तो SNDT की स्थापना कब हुई थी, कब खोला गया था? प्रिय विद्यार्थियों SNDT 1916 में खोला गया था। तो जिन भाइयों और बहनों का, जिन विद्यार्थियों का, जिन साथियों का आंसर सी है वो आंसर सही है। तो इसका विकल्प सी जो है 1916 ईस्वी सही है। भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय 1916 में SNDT जिसका नाम था वो 1916 में खोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय SNDT की स्थापना किसने की थी? प्रिय विद्यार्थियों अभी पिछला प्रश्न था कि कब खोला गया था, तो प्रथम महिला महाविद्यालय 1916 में खोला गया। अब प्रश्न है आपके सामने कि SNDT की स्थापना किसने की? आपके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर, राजा राम मोहन राय ने, महर्षि कर्वे ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने या ईश्वरचंद विद्यासागर ने। प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने अपने आंसर्स को दीजिए, अपने आंसर्स को टाइप करिए। क्या होगा इसका सही आंसर प्रिय विद्यार्थियों? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, गलत, नहीं किया गया था। एनी बेसेंट जी द्वारा भी नहीं किया गया था, ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा भी नहीं किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों किसके द्वारा किया गया था? हम सभी लोगों ने अध्ययन किया है महर्षि कर्वे द्वारा। तो आप प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्यारे विद्यार्थियों में से जिन लोगों का आंसर बी है वो आंसर सही है। तो बी इसका उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों। महर्षि कर्वे जी द्वारा भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना 1916 में 1916 में की गई थी। आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन वाज एस्टेब्लिश्ड। प्रिय विद्यार्थियों आपके विकल्प हैं अ 1900, ब 1910, स 1915 और डी है विकल्प 1925 में। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को दीजिए, जल्दी जल्दी टाइप चैट बॉक्स में टाइप करिए क्या होगा आंसर। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन की स्थापना कब हुई थी? 1900 में नहीं, 1910 में भी नहीं, 1915 में भी नहीं। कब हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? 1925 में हुआ था। तो इसका जिन जिन लोगों का जवाब डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1925 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन की स्थापना 1925 में हुई थी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय SNDT किस देश के महिला महाविद्यालय के मॉडल पर आधारित था? तो प्रिय विद्यार्थियों अभी हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया कि जो भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय SNDT थी उसकी स्थापना 1916 में हुई थी और महर्षि कर्वे के द्वारा की गई थी। अब आपके सामने जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वह प्रश्न है कि SNDT जो स्थापित की गई थी वो मॉडल कहाँ का था, किस देश का मॉडल लेकर के SNDT की स्थापना की गई थी? प्रिय विद्यार्थियों आप लोग अपने अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी दीजिए, अपने आंसर्स को नोट भी करिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, जिससे कि आप चेक कर पाएँ कि आप कितने अंक प्राप्त कर पा रहे हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करिए। वेरी गुड। प्रिय विद्यार्थियों क्या है इसका आंसर, क्या होगा? क्या रूस के
मॉडल था, नहीं अमेरिका का मॉडल था, नहीं ब्रिटेन का मॉडल था, नहीं, तो क्या था? इसका आंसर नंबर ए सही है प्रिय विद्यार्थियों। ए आंसर इज राइट। जापान, जिन जिन लोगों का आंसर ए है वो सही है। तो जो एसएनडीटी की स्थापना की गई थी प्रिय विद्यार्थियों, उसको जो मॉडल बनाया गया था वो जापान की जो महिला महाविद्यालय थी उसको मॉडल बना करके भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय एसएनडीटी की स्थापना की गई थी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब की? प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने आपकी स्क्रीन पे विकल्प है। पहला ए 1900, बी 1901, सी 1915 और डी 1925। आप लोग अपने अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी दीजिए। प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब की? तो कब किया था प्रिय विद्यार्थियों? शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब की? कब की? 1925 में? नहीं। 1915 में? नहीं। 1900 में? नहीं। तो इसका आंसर प्रिय विद्यार्थियों 1901 बी सही है। जिन जिन लोगों का जवाब बी है वो सही है। द ऑप्शन नंबर बी, जो बी विकल्प है वो सही है। 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न है आपके सामने। शारदा अधिनियम 1929 संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? आपके स्क्रीन पे विकल्प हैं। बालकों की शिक्षा से, प्रौढ़ों की शिक्षा से, बाल विवाह के प्रोत्साहन से या बाल विवाह के निषेध से। प्रिय विद्यार्थियों आप अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी टाइप करिए, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी दीजिए, कमेंट के द्वारा बताइए कि कौन सा आंसर सही है। शारदा अधिनियम 1929 संबंधित है, किससे संबंधित है? बालकों की शिक्षा से? ना। प्रौढ़ों की शिक्षा से? नहीं। बाल विवाह के प्रोत्साहन से? ना ना ना, ये इसी का जस्ट अपोजिट है। बाल विवाह का प्रोत्साहन नहीं बल्कि बाल विवाह के निषेध से संबंधित है। शारदा अधिनियम में बाल विवाह का निषेध किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों जिन लोगों का ऑप्शन डी है, जिन लोगों का आंसर डी है वो आंसर सही है। डी आंसर इज राइट। शारदा अधिनियम 1929 बाल विवाह के निषेध से संबंधित है। वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने नाम सुना है वनस्थली विद्यापीठ की। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? आपके स्क्रीन पर विकल्प हैं। द ए विकल्प है 1920 में, बी है 1925 में, सी है 1935 में और डी है 1940 में। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को दीजिए। कौन सा आंसर सही है प्रिय विद्यार्थियों? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1940 में हुई थी? नहीं। 1925 में हुई थी? नहीं। 1920 में? नहीं। प्रिय विद्यार्थियों इसका जो आंसर, जिन जिन लोगों का जवाब सी है वो सही है। 1935 में जो है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो जिन लोगों का आंसर सी है, जिन लोगों ने विकल्प सी को चुना है वो आंसर सही है। 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुष व स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब यह शिक्षा स्वमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। यह कथन किस आयोग ने कहा था? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िए इस कथन को, और आपके सामने विकल्प भी है आपकी स्क्रीन पर। ए मुदालियर आयोग ने, बी कोठारी आयोग ने, सी नई शिक्षा नीति 1986 ने और डी राधाकृष्णन आयोग ने। प्रिय विद्यार्थियों कथन है कि शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुष व स्त्रियों में से केवल एक को ही
सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी है, केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब वह शिक्षा स्वयं अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना है कि यह कथन किसका है, किस आयोग ने यह कथन दिया था। आप अपने आंसर्स को जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या मुदालियार आयोग ने कहा था? नहीं। नई शिक्षा नीति 1986 ने भी नहीं कहा था यह कथन। कोठारी आयोग का भी नहीं कथन है। यह कथन है प्रिय विद्यार्थियों राधाकृष्णन आयोग का। तो आंसर डी जिसका है, जिन्होंने डी ऑप्शन को चुना है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों व स्त्रियों में से केवल किसी एक ही के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करनी हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि तब वह शिक्षा स्वयं अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 का अध्यक्ष कौन था? नेशनल कमेटी ऑन वीमेन एजुकेशन 1958 के अध्यक्ष कौन था? आपकी स्क्रीन पे विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों। श्रीमती हंसा मेहता, बी है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, सी एनी बेसेंट और डी सावित्रीबाई फुले। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर्स को दीजिए, अपने आंसर्स को नोट करिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति या नेशनल कमेटी ऑन वीमेन एजुकेशन 1958 की अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? श्रीमती हंसा मेहता नहीं, एनी बेसेंट भी नहीं, सावित्रीबाई फुले भी नहीं। कौन थी? श्रीमती दुर्गा देशमुख थी, क्योंकि इन्हीं के नाम पे इस कमेटी को हम लोग देशमुख कमेटी भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसका आंसर बी रहा, बी आंसर इज द राइट आंसर। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षा थी। तो जिसका जवाब बी है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। हंसा मेहता समिति 1962 संबंधित है। आपके स्क्रीन पे आपके विकल्प हैं, ए बाल विवाह से, बी दहेज प्रथा से, सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं से और डी पाठचर्या से। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए, आप अपने आंसर्स को चेक भी करते रहिए। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हंसा मेहता समिति 1962 किससे संबंधित था? बाल विवाह से नहीं, पाठ सहगामी क्रियाओं से नहीं, दहेज प्रथा से भी नहीं, पाठचर्या से संबंधित था। प्रिय विद्यार्थियों, हंसा मेहता समिति ने रिकमेंड किया था कि जो करिकुलम होना चाहिए वह लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। उस समिति ने कहा था कि जेंडर के आधार पर करिकुलम में किसी भी प्रकार का कोई बाइसनेस नहीं होना चाहिए, अर्थात लड़के और लड़कियों के लिए विभिन्न प्रकार के करिकुलम नहीं होने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिसका जवाब डी है पाठचर्या से, उनका आंसर सही है। हंसा मेहता समिति 1962 संबंधित थी पाठचर्या से। आप लोग अपने अपने आंसर्स को चेक करिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना KGBVP कब से चलाया जा रहा है? तो प्रिय विद्यार्थियों, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना विद्यालय कब से चलाया जा रहा है? आपके विकल्प हैं, ए 2000 से, बी 2002 से, सी 2004 से और डी 2006 से। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, टाइप करिए आंसर्स। KGBVP योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, आप सभी लोग जान रहे हैं। और कब से चलाई जा रही है? 2000 से नहीं, 2002 से नहीं, 2006 से नहीं। कब से चलाई जा रही है? 2004 से प्रिय विद्यार्थियों। तो जिसका आंसर सी है, उनका आंसर सही है। 2004 ईस्वी से KGBVP योजना या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो पिछड़े ब्लॉक हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक हैं, जहां पर माइनॉरिटी, SC, ST या OBC बालिकाओं की संख्या अधिक है, जो अशिक्षित बालिकाएं हैं या निरक्षर बालिकाएं हैं, SC, ST और OBC तथा माइनॉरिटी वर्ग की, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे ब्लॉक्स में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है और यह योजना 2004 से चलाई जा रही है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है सी, 2004 से। आगे बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग महिला समाख्या के बारे में पढ़े हैं। इसके विकल्प है, आपके स्क्रीन पर विकल्प है 1987 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को दीजिए, अपने आंसर्स को टाइप करिए। महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? क्या होगा इसका आंसर प्रिय विद्यार्थी? 1987 में नहीं, 1990 में भी नहीं, 1991 में भी नहीं। तो इसका सही जवाब है 1989 में। जिन विद्यार्थियों का, जिन प्यारे भाइयों बहनों का, जिन मित्रों का आंसर बी है, ऑप्शन बी जिन्होंने चुना है वो ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा 1989 में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1989 में महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों, महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन के स्वरूप बना? विकल्प है प्रिय विद्यार्थियों, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति 1986, राधा कृष्णन आयोग। आप सभी लोगों ने पढ़ा है प्रिय विद्यार्थियों कि महिला समाख्या योजना जो आरंभ की गई थी वो किस आयोग के रिकमेंडेशन पे शुरू हुआ था? तो मुदालियर आयोग ने कहा था इसके बारे में, नहीं, कोठारी आयोग भी नहीं, राधा कृष्ण आयोग भी नहीं, बल्कि 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी उसके अनुसार जो है उसी की रिकमेंडेशंस पे महिला समाख्या योजना को प्रारंभ किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नई शिक्षा नीति 1986 के अनुपालन में जो उसका रिकमेंडेशन था उसके अनुपालन में केंद्र सरकार ने महिला समाख्या योजना को प्रारंभ किया। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है आप सभी लोग जान रहे होंगे। इसके ऑप्शंस आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। पहला श्रीमती हंसा मेहता, बी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, सी एनी बेसेंट और डी सावित्रीबाई फूले। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए, चैट बॉक्स में टाइप करिए आंसर्स को, अपने आंसर्स को नोट भी करिए और आप जो है अंत में बताइए कि आपके कितने विकल्प सही हो रहे हैं, कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर्स? प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हंसा मेहता नहीं, एनी बेसेंट भी नहीं, दुर्गाबाई देशमुख भी नहीं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को माना जाता है कि जो कि एक सोशल वर्कर थी, जिन्होंने दलितों के लिए कार्य किया, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को जो आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो है छुआछूत से बचाने के लिए, उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए कार्य किया था। और भारत में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फूले जी को जाना जाता है। तो इसका जिन जिन मित्रों का, जिन जिन प्यारे भाइयों और बहनों का, जिन जिन विद्यार्थियों का डी ऑप्शन है वो सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ होने की आशा करता हूं उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूं। यह कथन किसका है? प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने विकल्प है, डॉक्टर राधाकृष्ण ने, नेपोलियन ने, लिंकन ने या राजेंद्र प्रसाद ने। किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े हैं कि मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ होने की आशा करता हूं उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूं। यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से आंसर दीजिए। डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा था? नहीं। नेपोलियन ने भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी नहीं कहा था, बल्कि यह कथन है राष्ट्रपति लिंकन जी का। तो जिन जिन प्यारे भाइयों और बहनों का आंसर सी है, आंसर सी इज द राइट आंसर। लिंकन जी का कथन है, लिंकन जी ने कहा था कि मैं जो कुछ भी हूं और जो कुछ होने की आशा करता हूं उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, किसने कहा कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? प्रिय विद्यार्थियों, आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए डॉक्टर राधाकृष्ण, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लिंकन और डी राजेंद्र प्रसाद। जल्दी जल्दी आप अपने उत्तर को दीजिए।
अपने आंसर्स को जल्दी जल्दी दीजिए। हमें पता है कि आप सभी लोग इस कथन के बारे में जान रहे हैं, आपको पता है इसका जवाब। प्रश्न है कि किसने कहा कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? डॉक्टर राधाकृष्ण ने नहीं, लिंकन ने भी नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी का भी कथन नहीं है, बल्कि यह कथन किसका है? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। तो जिन जिन भाइयों और बहनों का आंसर बी रहा वो आंसर सही है, जवाहरलाल नेहरू जी का यह कथन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। किस आयोग ने कहा कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन से एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है? यह न केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। ए मुदालियर आयोग, बी कोठारी आयोग, सी नई शिक्षा नीति 1986, डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को टाइप करिए और साथ ही साथ आप अपने आंसर्स को चेक भी कर लीजिए कि कितने आंसर्स आपके सही रहे, आपके स्कोर क्या है। आप जो है जल्दी से चैट बॉक्स में आप अपने स्कोर को बताइए कि आपके कितने उत्तर सही रहे। आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से टाइप करिए, बताइए। कथन है कि किस आयोग ने कहा है कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन से एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है? यह न केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है। तो किस आयोग ने कहा था प्रिय विद्यार्थियों? मुदालियर आयोग ने नहीं, नई शिक्षा नीति 1986 ने भी नहीं कहा, यह कोठारी आयोग का भी नहीं कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह कथन किसका है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का। जिन भाइयों और बहनों का, जिन विद्यार्थियों का, जिन साथियों का आंसर डी है, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 का कथन है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा था कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन से एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है। यह न केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, अब आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए, काउंट भी कर लीजिए कि आपके कितने आंसर सही रहे। चैट बॉक्स में हमको आप बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए, आपका स्कोर क्या रहा, 30 नंबर में से आपको कितने नंबर्स मिलते हैं। जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में बताइए, आप अपने जवाब को दीजिए, आप अपने स्कोर्स को बताइए। हम देखना चाह रहे हैं कि आपका कितना उत्तर सही हुआ। जल्दी जल्दी टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे भाइयों और बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि वे, आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं, वे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, उनका भी अध्ययन कार्य सफलतापूर्वक चलता रहे। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने बहुमूल्य सुझाव को भी दीजिए। यदि कोई प्रश्न है उसको भी टाइप करिए। यदि आप कमेंट्स के रूप में आप अपने सुझावों को दे सकते हैं। आपके सुझावों का बहुत ही स्वागत है, वेलकम है। आपके सुझावों का अनुपालन किया जाएगा, साथ ही साथ आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाएं, आप सभी वीडियोज को आसानी से देख पाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, आल्सो कमेंट अपॉन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। बहुत बहुत धन्यवाद।